लिखावट संस्था के इस कार्यक्रम में आप सभी आगंतुकों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों कविता मुंबई एक श्रृंखला का आयोजन हो रहा है जिसमें मुंबई के कवि शामिल हो रहे हैं। अब तक 8 कड़ियां इसकी हो चुकी हैं और आज 9वीं कड़ी है। आज कविता पाठ के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय सुश्री संध्या यादव जी, आदरणीय सुश्री अनुराधा सिंह जी। आप दोनों का स्वागत है इस मंच पर। आदरणीय श्री निमेश उपाध्याय जी शायद जुड़ नहीं पाए हैं अभी तक। आज का ये कार्यक्रम हम वरिष्ठ रचनाकार आदरणीय श्री हृदयेश मयंक जी के सानिध्य में कर रहे हैं। आपका भी स्वागत है मयंक सर। इसके अलावा हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय जलद जी, उत्तम जी भी आज आए हैं, पिछली बार भी थे। आप दोनों का स्वागत है। तो अब हम शुरुआत करें और जो कुछ देर बाद जुड़ने वाले हैं उनका भी मैं एडवांस में ही स्वागत कर दूं। सबसे पहले मैं आदरणीय मिथिलेश श्रीवास्तव सर को आमंत्रित करता हूं कि कुछ कहें शुरुआत। धन्यवाद प्रशांत जी। ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग मुंबई में रहने वाले कवियों को इस माध्यम से एक साथ जोड़ा है। उनकी कविताएं हमने रिकॉर्ड की हैं और YouTube पर उनको उपलब्ध कराया है। और आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि साहित्य कविता के कार्यक्रम को जहां बहुत कम देखा जाता है, ये कविता मुंबई को खूब देखा जा रहा है, सराहा जा रहा है। लोगों के फोन भी आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लिखावट इस काम को बखूबी कर रहा है। मयंक जी की उपस्थिति हमेशा रहती है। आज जवाहरलाल जलद जी भी बांदा से जुड़े हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज जो 9वीं कड़ी है कविता मुंबई की, उसमें अब तक कविता पाठ करने वाले मित्रों के नाम हैं हृदयेश मयंक, उन्हीं से ये कड़ी शुरू हुई थी। फिर विनोद दास, विनोद कुमार श्रीवास्तव, रीता दास राम, अमृता सिन्हा, खूबनाथ पांडे, रंजना पोहनकर, अर्चना जौहरी, आभा बोधिसत्व, निर्मला डोसी, अनूप सेठी, विजय कुमार, उषा मिश्र, हरि मृदुल, संजय भीसे, अलका अग्रवाल सिगतिया, चित्रा देसाई, जुल्मी राम सिंह यादव, दिनेश चकुल, और उसी लिस्ट में आज जुड़ रही हैं मुंबई से संध्या यादव और अनुराधा सिंह। इस कविता पाठ की खासियत यह रही है कि अधिकांश कवि एक्टिविस्ट हैं, वो किसी न किसी एक्टिविज्म से जुड़े हुए हैं और वहां अपना काम कर रहे हैं, और वो उसी काम से लोग जाने ऐसा सोचते हैं। वो कोई ढोल नगारा लेके कविता शहर में नहीं निकलते। ये बहुत अच्छी बात है। उनके इस स्वभाव से कम से कम मैं तो बहुत मैंने पसंद किया। अमूमन यह जो समय है हमारा समय, इस समय में ढोल पीटने का काम अधिक हो रहा है और कविता लिखने का काम कम।
ऐसे में मुंबई महानगर में इतने लोग हैं जो एक्टिविस्ट होते हुए सोशल एरियाज में, एजुकेशन में, तरह तरह के एक्टिविज्म के साथ प्रोटेस्ट के भी एक्टिविज्म की बात वहाँ है। तो ऐसे समय में जहाँ हमें एक समाज के निर्माण में जितनी चीज़ों की जरूरत होती है वो करते हुए जब हम कविता भी करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोगों को कविता मुंबई कह के आपकी राष्ट्रीय छवि को सीमित नहीं किया गया है, बल्कि जो बुनियादी उसमें सूत्र है वो यही है कि आप लोग मुंबई में रहते हैं। मुंबई में रहते हैं लेकिन आप मुंबई के नहीं हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आप लोग मुंबई आए हैं और यह महानगर तो साहित्य और संस्कृति को सपोर्ट देता रहा। इस संस्था का निर्माण 1988 में रघुवीर सहाय, मंगलेश डबराल और मैंने 3 लोगों ने मिलकर किया और उसके बाद तमाम लोगों का इसको सपोर्ट मिलता रहा और अब इस यहाँ तक पहुँचने की जो यात्रा है वो बहुत ही सुखद रही है। कोरोना के समय को छोड़ दें तो बहुत ही सुखद यात्रा रही है और कविता को लेकर के लिखावट ने बहुत काम किया है। एक डॉक्यूमेंटेशन इस कविता मुंबई का भी हम लिखावट में करने की सोच रहे हैं। जितने कवि आए हैं उनका एक संचयन और उनका अनुभव लिखावट से जुड़ने। एक हमने एक गोष्ठी की थी कविता में महानगर मुंबई, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हुई थी, जिसमें हृदय मयंक जी थे, विजय कुमार थे और एक और प्रतिभागी थे खूबनाथ पांडे और मयंक जी थे। उषा मिश्रा जी थी एसएनडीटी की। हाँ, उषा मिश्रा जी थी और उन लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं जो यूट्यूब पर है, लिखावट के यूट्यूब पर आप लोग सुन सकते हैं। उस पूरी बातचीत को भी हम लोग चाहेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन में शामिल किया जाए। तो एक छोटी सी प्रस्तावना है जो आपके सामने हमने रखा और इसके ऑफलाइन कार्यक्रम तो हजारों हुए हैं लिखावट के। तो मैं इसी अपनी इस बात से अब आगे के लिए प्रशांत जैन को आमंत्रित करता हूँ। प्रशांत जैन कवि हैं, आलोचक हैं और इंजीनियरिंग के प्राध्यापक हैं। मुंबई के इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ाते हैं और मुंबई में रहते हैं। तो मैं प्रशांत जैन को आमंत्रित करूंगा कि वो इस कविता गोष्ठी को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। धन्यवाद मिथिलेश सर। मिथिलेश श्रीवास्तव जी को तो सभी जानते ही हैं। समकालीन कविता के सुपरिचित कवि हैं, कला और रंग समीक्षक हैं, स्तंभकार हैं और फिलहाल लिखावट के संयोजक भी हैं। शुरू में जो मुझे थोड़ा परिचय लिखावट का देना चाहिए था वो मिस हुआ, तो मैं अभी बताऊं कि 1989 में इस संस्था की शुरुआत हुई और आदरणीय रघुवीर सहाय जी, मंगलेश डबराल जी और मिथिलेश श्रीवास्तव जी, इन 3 महानुभावों ने इसकी शुरुआत की और करीब पिछले 34 सालों में लगातार इसके कार्यक्रम हो रहे हैं। वो तो मिथिलेश जी ने अभी बताया ही। अब ऑनलाइन चल रहा है पिछले 3-4 सालों से, लगभग कोरोना जब से शुरू हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस बीच हमारे बीच आए हैं रमेश गुप्त मिलन जी, मुंबई के निवासी। हम उनका स्वागत करते हैं और अगली किसी कड़ी में रमेश जी भी आएंगे। स्वागत है रमेश जी। सबसे पहले कविता पाठ के लिए मैं सुश्री संध्या यादव जी को आमंत्रित करता हूं और इससे पहले
आप आए, मैं थोड़ा परिचय दे दूं। मुंबई आपकी जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी है, और कॉलेज के ज़माने से ही आप लिख रही हैं, रेडियो पर प्रोग्राम भी करती आ रही हैं और मंचों पर पाठ भी करती हैं, और आप लाल किले तक पहुंच गई पाठ करने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन में। तो ये बड़ी रोचक बात है। और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित तो आप होती हैं। आपके काव्य संग्रह हैं दूर होती नजदीकियां, और इस काव्य संग्रह का मराठी अनुवाद भी हो चुका है, प्रकाशित भी हुआ है। स्वतः पासून दुरावताना, झेनिया के पापा आपका दूसरा काव्य संग्रह है, और तीसरा है ओसी लड़की। और सम्मान तो बहुत से आपको मिले हैं, महाराष्ट्र साहित्य अकादमी द्वारा चिनिया के पापा संग्रह के लिए संत नामदेव पुरस्कार, विश्व हिंदी अकादमी बनारस द्वारा साहित्य सर्जना पुरस्कार, मुंबई की महाराणा प्रताप संस्था द्वारा स्त्री शक्ति सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच भोपाल द्वारा पुष्पा विश्वनाथ मेहता स्मृति सृजनशील सम्मान, अखिल भारतीय अनुबंध फाउंडेशन द्वारा, ये मुंबई की संस्था है, अनुबंध साहित्य भूषण सम्मान, और राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा वागधारा संस्था का स्पेशल जूरी अवार्ड भी आपको मिला। राष्ट्र गौरव सम्मान आपको दिया आगरा के विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट ने। भारतीय युवा सम्मान, भारतीय साहित्य युवा सम्मान, भारतीय साहित्य युवा सम्मान, भारतीय प्रसाद परिषद, ये प्रसाद परिषद है, प्रसार परिषद, संध्या जी, प्रसार में, हाँ, इधर प्रसाद टाइप, एनीवे। तो ये आपको मिला है। और IDEA संस्था द्वारा मैं औरत हूँ कवि सम्मेलन और मुशायरे के दौरान महादेवी वर्मा सम्मान आपको मुंबई में हासिल हुआ है। तो ये परिचय था आपका। स्वागत है संध्या जी। इससे पहले कि आप पाठ करें, दो तीन बातें हम लोग करें। ये आपका जो कविता संग्रह जो मराठी में अनुवाद हुआ है, ये किसने अनुवाद किया है संध्या जी? ये नेशनल कॉलेज में कॉमर्स की एक अकाउंट्स की एक प्रोफेसर हैं, सुजाता राउत। अच्छा, उन्होंने उसका अनुवाद किया है सर। बहुत बढ़िया। तो वो मराठी में शायद लिखती भी होंगी, है ना? जी हाँ, वो मराठी में बहुत लोकप्रिय कवित्री हैं, लेखिका हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये आपका कॉलेज में ही आपको एक अनुवादक, एक योग्य अनुवादक मिल गया, ये बड़ी अच्छी बात है। कभी कभी सोचता हूँ कि महानगर मुंबई है, अंग्रेजी का बोलबाला है, और अमूमन बहुत से कॉलेजों में हिंदी विभाग होता है, तो हिंदी विषय का रिस्पांस क्या रहता है? सीटें सारी फुल होती हैं या नहीं एमए हिंदी की मुंबई में? आप अपने कॉलेज के बारे में तो बता ही सकती हैं, बांद्रा में जो आपका नेशनल कॉलेज। सर मेरा कॉलेज हिंदी को लेकर बहुत समृद्ध है। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत समृद्ध है। हिंदी के बहुत सारे कार्यक्रम साल भर होते रहते हैं। जी, और जी। ये आप भी जानते हैं कि ये कार्यक्रम सफल ना हो पाए अगर हमें विद्यार्थियों का सहयोग ना मिले। बहुत बढ़िया, तो बहुत। हमारे यहाँ से विद्यार्थी जो है वो बहुत उत्साह से हिस्सा लेते हैं। जी, जी। अच्छा, फिर ये जो एडमिशन लेते हैं एमए हिंदी में, ये ज्यादातर उत्तर भारतीय बच्चे होते हैं या महाराष्ट्रियन भी आते हैं? सर ये आमतौर पे लोगों को लगता है कि हिंदी पढ़ने वाले जो है वो उत्तर भारतीय ही होंगे, लेकिन जब मैं खुद विद्यार्थी थी अपने कॉलेज के दौरान और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, ये मेरा अनुभव है कि हम हिंदी भाषी लोग बहुत कम होते थे। अधिकांश विद्यार्थी जो है वो महाराष्ट्र से होते थे, मराठी भाषी विद्यार्थी होते थे। जी, जी, जी। ये बहुत रोचक है, और इस तरह से तो पूरे विश्व में हिंदी पढ़ाई जाती है। बिल्कुल। तो संध्या जी, कविता पाठ शुरू करें। जी सर। मैं पहली जो रचना सुना रही हूँ, उसका शीर्षक है आलिंगन। स्वागत। जब आप किसी को आलिंगन करें तो किन चीजों को अपने मन में रखें, किन चीजों पर आपको विचार करना चाहिए आलिंगन करने से पहले, ये मेरी अपनी सोच है, मेरे अपने भाव। किसी प्रिय को प्रेम में व्याकुल होकर गले लगाना तो ऐसे
कि बस दुनिया अभी इसी वक्त खत्म होने वाली है। किसी प्रिय को गले लगाना तो ऐसे कि मन में अनहद नाद बज उठे। क्या किसी बात। प्रिय को गले लगाना तो ऐसे कि उसका आंचल बेदाग रहे और छू लो तुम उसकी आत्मा को। किसी प्रिय को गले लगाना तो ऐसे कि फिर किसी और को गले लगाने की चाह ही न बचे। किसी प्रिय को गले लगाना तो ऐसे कि वो शेर मुकम्मल हुआ जिसके बिना गजल अधूरी थी। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत अच्छी खूब। किसी प्रिय को गले लगाना तो ऐसे कि जैसे चूम ली हो तुमने अपने माँ के माथे की बिंदी को। वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। किसी प्रिय को गले लगाना तो याद रखना तुम उसके स्पर्श के कर्जदार हो और उसे निभाना तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है। किसी प्रिय को गले लगाना तो याद रखना गले लगाना तुम्हारी मजबूरी ना हो। किसी प्रिय को गले लगाना तो याद रखना गले लगाना तुम्हारी मजबूरी ना हो, बल्कि मंदिर में सुनी हुई आरती के बाद अपने आप जुड़े हुए दो हाथों का साथ हो। और बहुत खूब। और अगर ऐसा न कर सको तो किसी को गले मत लगाना, क्योंकि किसी को गले लगाकर उसके शरीर की जिस गंध स्पर्श को तुमने महसूसा है उसमें नमक भी है। किसी को गले लगाकर उसके शरीर की जिस गंध स्पर्श को तुमने उसमें नमक भी है, और धर्म कहता है नमक हरामी पाक है। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छा। ये मेरी पहली रचना थी। और मेरी दूसरी रचना चिनिया के पापा, मेरी वो कविता जिसने मुझे पहचान दी, मेरी वो कविता जिसकी वजह से मैं लोगों के सामने आई, और मेरी वो कविता जिस कविता के नाम से मुझे जाना जाता है, चिनिया के पापा। स्वागत। चिनिया के पापा कविता एक पत्र है जिसमें गांव में रहने वाली एक महिला ने अपने पति को पत्र लिखा है। और इस पत्र को मैं बिल्कुल पत्र के प्रारूप में ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये कविता पत्र के फॉर्मेट में ही है, पत्र के प्रारूप में ही है। जी। चिनिया के पापा गोड़धरी, मजे में होंगे विश्वास है, वरना हमारी सुध जरूर लेते। मजे में होंगे विश्वास है, वरना हमारी सुध जरूर लेते। क्या व्यंजन 20 है। साल पहले आटा भेली चावल लेने आते अक्सर, शायद हमारी याद भी नए लोगों के बीच पहुंच जाती थी। भीड़ में भी हमारी टेर सुनको सुन जाती थी। एक ही कारण था चिनिया के पापा, एक ही कारण था चिनिया के पापा, तुम्हारी जेब ढीली, तुम पर चढ़ी जवानी थी। याद है आए थे कब आखिरी बार, याद है आए थे कब आखिरी बार, न फागुन न बसंत न तीज त्योहार, पर हमने हर रोज डीह बाबा के यहाँ दीपक जला हाथ जोड़ा है। कबहू कुछ नहीं मांगा उनसे भी, सब उनका ही तो दिया है। अम्मा ना रही, बापू भी चले गए, खबर हमने भी भिजवाई थी, खबर हम तक भी आई थी। सौतनिया संग 7 फेरों की खुशी हमने गुड़ धानी बांट मनाई थी। सौतनिया संग 7 फेरों की खुशी हमने गुड़ धानी बांट मनाई थी। हम सच में खुश थे चिनिया के पापा,
हम सच में खुश थे चिनिया के पापा, वहां के लायक हम कहाँ थे चिनिया के पापा। तब हम जवान थे, दरवाजे पे लाठी लिए बापू हुक्का गुड़गुड़ाते थे, गांव के मर्दों को कुत्तों सा दुरियाते थे। घर की दीवारें मजबूत, दरवाजे भी ताकतवर थे, 4 ताले लगा रातों में चिनिया को छाती से लगा सो जाते थे। चिनिया पूछती थी पापा कब आएंगे, चिनिया पूछती थी पापा कब आएंगे, जवाब होता तेरे लिए खिलौने कपड़े जब खरीद पाएंगे। सालों पहले कहने लगी हमें अब नहीं चाहिए पापा, अब नहीं चाहिए कुछ भी, पापा को बुला लो अम्मा। अब कुछ नहीं कहती चिनिया, अब कुछ नहीं कहती चिनिया, अब जवान हो गई है चिनिया। सुनो चिनिया के पापा, सुनो चिनिया के पापा, अब दीवारें झर गई हैं, दरवाजों के उखड़ गए हैं कब्जे, मेरी जवानी उड़ गई आंखों के काजल संग, मेरी जवानी उड़ गई आंखों के काजल संग, पर बिटिया को अब कौन संभाले। सुनो कुछ नहीं चाहिए हमको तुम्हारे संग, कुछ नहीं चाहिए हमको तुम्हारे संग, बस आखिरी बार आए थे जब तुम अपना नथ बेच 150 रुपया जौन तुम्हारी हथेली पर धरा था। आखिरी बार आए थे जब तुम अपना नथ बेच 150 रुपया जौन तुम्हारी हथेली पर धरा था, 22 साल का ब्याज जोड़ भेज देना, 22 साल का ब्याज जोड़ भेज देना, ब्याह करना बहुते महंगा हो गया है, ब्याह करना बहुते महंगा हो गया है, चिनिया को ब्याह दें, अकेले जनी जो हमने लड़की उसको भी गंगा पार लगा दें, अकेले जनी जो हमने लड़की उसको भी गंगा पार लगा दें, तुमसे भीख नहीं दिया कर्ज मांगते हैं, तुमसे भीख नहीं दिया कर्ज मांगते हैं, चिनिया के नाम के आगे आज भी तुम्हारा ही नाम लिखाते हैं। कसम है हमको तुम्हारी, एक पैसा नहीं खुद पर लगाएंगे, कसम है हमको तुम्हारी, एक पैसा खुद पर नहीं लगाएंगे, मरने की खबर भी तुमको नहीं पहुंचाएंगे, कफन दफन का काम भी चिनिया से ही करवाएंगे। खुश रहो सौतनिया संग, खुश रहो सौतनिया संग, सिंदूर रहे अमर उसका, विधवा हुए सालों पहले विधवा ही मर जाएंगे। हमारा दिया कर्जा भिजवा देना, हमारा दिया कर्जा भिजवा देना, पैसों के इंतजार में तुम्हारी कौनो नहीं चिनिया की माई। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत अच्छी कविता, पहली बार सुनी है मैंने ये कविता संध्या जी, बहुत बहुत अच्छी कविता है। धन्यवाद। प्रशांत जी की आवाज नहीं आ रही है। बहुत अच्छा पढ़े बहुत मार्मिक कविता थी। मैं कह रहा था संध्या जी कि ये कविता सुन के मुझे भिखारी ठाकुर की याद आ रही है, उनके विदेशिया की याद आ रही है। कुछ वैसा ही स्वर इस कविता में है। बहुत अच्छा, वो गीत में होता है और आपका अलग तरह से। बहुत खूब, आगे बढ़िए संध्या जी। अंतिम इच्छा, मेरी अंतिम इच्छा क्या है, एक कविता के माध्यम से। जब मर जाऊं मैं, जब मर जाऊं मैं, मेरी कब्र में मिट्टी डालने से पहले कुछ किताबें रख देना। थक जाऊंगी जब सोते सोते पढ़ लूंगी उन किताबों को, थक जाऊंगी जब सोते सोते पढ़ लूंगी उन किताबों को, जिन्हें पढ़ने की चाह तो थी पर खरीदने के लिए पैसे और पढ़ने को वक्त नहीं था।
गाऊंगी वो लोरियां जो गाना चाहती थी अपने बच्चों के लिए। गाऊंगी वो लोरियां जो गाना चाहती थी अपने बच्चों के लिए। वो बिस्तर पर मेरा इंतजार करते करते सो गए और मैं कभी न खत्म होने वाले काम निपटाती ही रह गई। क्या बात। जब थक जाऊंगी लोरियां गाते गाते, फिर से देखूंगी उन सपनों को। जब थक जाऊंगी लोरियां गाते गाते, फिर से देखूंगी उन सपनों को, जिसमें एक महबूब चेहरा था पर जीते जी कभी नजर नहीं आया। और फुर्सत से अब बैठकर समझाऊंगी खुद को, सपने सिर्फ सपने होते हैं। थक जाऊंगी जब सपने देखकर, थक जाऊंगी जब सपने देखकर, गुनगुनाऊंगी वो सारे गीत जो गाना चाहती थी, पर कारण अकारण कभी गा नहीं पाई। हंसूंगी जोर जोर से, रोऊंगी भी, हो नहीं पाया जीते जी अक्सर। हंसूंगी जोर जोर से, रोऊंगी भी, हो नहीं पाया जीते जी अक्सर। लोग क्या कहेंगे इस डर से, जीते जी घर नहीं बना पाई। जीते जी घर नहीं बना पाई, मर जाने पर मैं भी घरवाली कहलाऊंगी। और हाँ, मेरी कब्र को पूरी तरह से मिट्टी से ढांक देने से पहले, मेरी कब्र को पूरी तरह से मिट्टी से ढांक देने से पहले, मेरे जिस्म से निकाल लेना मेरा दिमाग। मेरे जिस्म से निकाल देना मेरा दिमाग, वरना ये फिर जोड़ेगा घटाएगा लाल पीली पासबुक के साथ रोटी और जरूरतों का समीकरण। वाह मेरे वाह। जिस्म से निकाल देना मेरा दिमाग, वरना ये फिर जोड़ेगा घटाएगा लाल पीली पासबुक के साथ रोटी और जरूरतों का समीकरण। और सुबह ही अलार्म बजाएगा, अब उठ जा, 7:15 की लोकल पकड़नी है। वाह वाह, क्या बात। बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर कविता है। वाह, क्या एक और कविता सुनाने हाँ का हाँ, वक्त है? हाँ संध्या जी, मैं वही कह रहा था कि वी आर अबाउट टू, आई मीन ड्यूरेशन इज ऑलमोस्ट ओवर। 2 मिनट की छोटी सी मुझे सुनाइएगा, मुझे यानी हम सभी को छोटी कोई मैं कविता जी। मैं लघु कविताएं सुना देती हूँ जो बहुत छोटी छोटी सी हैं। जी जी जी, अपने पास 1.5-2 मिनट का समय है। जी, पहली रचना का शीर्षक है पाप। इनकार कर दिया है उसने पाप धोने से। इनकार कर दिया है उसने पाप धोने से, गंगा अब खुद साफ होना चाहती है। वाह, अगला है, मैं और मेरी गुड़िया दोनों बड़ी हो गई। मैं और मेरी गुड़िया दोनों बड़ी हो गई, मैं खुद में और वो बक्से में कैद हो गए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अगली सी। रचना है, मेरे हिस्से का उजाला खा गया मनी प्लांट। मेरे हिस्से का उजाला खा गया मनी प्लांट, हाँ। मैं तुलसी सी बिरवे में सूख गई। वाह वाह वाह, भाई वाह, वाह वाह बहुत वाह, जबरदस्त। बहुत अच्छा। और ये आखिरी, स्वागत। वो जो बहती थी एक नदी मेरे अंदर, वो जो बहती थी एक नदी मेरे अंदर, सुन रहे हो ना, बारिश में सूख गई है। बारिश में सूख गई है, क्या बात। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। खूब। संध्या बहुत जी, अच्छा। बहुत शानदार कविताएं रही। आप धन्यवाद सर, मुझे बहुत इतने सशक्त। अच्छे मंच पर मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मंच हम सभी का है। और बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय संध्या यादव जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय सुश्री अनुराधा सिंह जी को कविता पाठ के लिए। थोड़ा परिचय आपका दे दूं। आप सुपरिचित समकालीन कवयित्री, लेखिका, संपादक और अनुवादक हैं। आपका जन्म ओबरा उत्तर प्रदेश में हुआ। ओबरा का जिला तो मुझे पता नहीं है, वो बताएंगे।
आगरा के दयाल बाग शिक्षण संस्थान में संपूर्ण शिक्षा दीक्षा आपकी हुई। आपके कविता संग्रह हैं भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित ईश्वर नहीं नींद चाहिए, इसकी काफी चर्चा हुई थी, मुझे याद है। और इसे 15वें शीला सिद्धांतकार सम्मान व 19वें हेमंत स्मृति सम्मान से पुरस्कृत किया गया है इस कविता संग्रह को। इसी वर्ष वाणी प्रकाशन से दूसरा कविता संग्रह आपका आया है, उत्सव का पुष्प नहीं हूं मैं। आपने संपादन भी किया है। स्वर्गीय मंगलेश डबराल पर समकालीन स्त्री कवियों द्वारा लिखे गए संस्मरणों की किताब बचा रहे स्पर्श, समकालीन निर्वासित तिब्बती कवियों की रचनाओं पर आधारित पुस्तक ल्हासा का लहू, इसमें उनका जो राजनीतिक सांस्कृतिक संघर्ष और आर्थिक भी निश्चित रूप से उस पर आधारित रचनाएं हैं। अंतरराष्ट्रीय कविता संचयन 1000 क्रेन्स, इसके हिंदी खंड का आपने संपादन किया है। अनुवाद भी आपने किया है अनुराधा जी। अश्वेत और तिब्बती कविताओं का अनुवाद, ख्यात साम्यवादी लेखक बेनेडिक्ट एंडरसन का हिंदी अनुवाद जिसका नाम है इमेजिन्ड कम्युनिटीज। और कला और साहित्य के उत्सवों एवं समारोहों में भी आपकी काफी सहभागिता रहती है। अलग अलग संस्थाओं के कार्यक्रमों में आप जाती हैं, जैसे मुंबई का काला घोड़ा महोत्सव है, रजा फाउंडेशन के कार्यक्रमों में आप शामिल होती हैं, दिल्ली, पटना और अभी मंडला जिले में उस जगह का नाम बताएंगी, वहाँ आप जाने वाली हैं। इसके अलावा टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, उसका जो विश्व रंग फेस्टिवल होता है, वहाँ भी आपने अपना कविता पाठ किया है। और भुवनेश्वर में कादम्बिनी साहित्य महोत्सव, वहाँ भी आप जाकर आई हैं। आने वाले दिनों में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक राष्ट्रीय तिब्बत सेमिनार है, अब वहाँ आप स्पीच देंगी, व्याख्यान देंगी या कविता पाठ, वो आप ही बताएंगे। इस तरह से आप काफी एक्टिव हैं और पत्रिकाओं में तो आपके आर्टिकल्स कविता अनुवाद निबंध के रूप में छपते ही रहते हैं। इसके अलावा आपने एक श्रृंखला, मेरा ख्याल है टेलीविजन श्रृंखला होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के HIV पॉजिटिव स्वयं सेवकों की आपबीती पर आधारित श्रृंखला जिंदगी जिंदाबाद का लेखन आपने किया है। इस समय आप दयालबाग शिक्षण संस्थान की बेंगलुरु व मुंबई शाखा की प्रबंधन कक्षाओं में बिजनेस कम्युनिकेशन का अवैतनिक अध्यापन कर रही हैं। अनुराधा जी, स्वागत है आपका इस सभा में या महफिल में, जो भी आप कहें। थोड़ी बात हम लोग करेंगे। ये जिज्ञासा मुझे हुई कि आपने ये जो बेनेडिक्ट एंडरसन की पुस्तक इमेजिन कम्युनिटीज को ही अनुवाद के लिए क्यों चुना? बहुत ईमानदारी से कहूँ कि ये दरअसल इसको मैंने नहीं चुना था, लेकिन ये पुस्तक मुझे स्वर्गीय प्रेम भारद्वाज जी, जो पाखी के संपादक थे, उन्होंने मेरे और अश्वेत कविताओं के अनुवाद वगैरह पढ़े थे। जी। तो उन्होंने मुझे इस पुस्तक का एक खंड दिया था कि इसको पढ़ के देखें आपको कैसा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने वो पूरी पुस्तक पढ़ी। बोले आप इसका अनुवाद करना चाहेंगी? तो एक तरह से मेरा चयन था भी, ये मेरी स्वीकृति थी, लेकिन ये उनका सुझाव था। बहुत बढ़िया, एक अच्छा काम हुआ। एंडरसन की ये जो किताब है, इसमें वे राष्ट्रवाद और जातीयता को प्रश्नांकित करते हैं जी। और इमेजिन कम्युनिटीज, जिसे हिंदी में हम कल्पित समुदाय कह सकते हैं, ये नाम उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि मान लीजिए एक जाति या संप्रदाय के लोग कुछ लोगों तक ही सीमित रहते हैं, परिवार, कुछ रिश्तेदार, शहर के या जान पहचान वाले, कुछ 100 या कुछ हजार लोगों का दायरा होता है। लेकिन उस कम्युनिटी या जाति के लाखों लोग पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं। उन सबको वो अपना मानते हैं या एक काल्पनिक कम्युनिटी के रूप के सदस्य के रूप में खुद को देखते हैं। तो इसको ही प्रश्नांकित उन्होंने किया है और इमेजिन कम्युनिटीज नाम दिया है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जातीयता और राष्ट्रीयता, इस तरह की भावनाएं तो पूरी दुनिया में बहुत फैली हुई हैं और भारत में तो इस समय हम लोग देख रहे हैं यहाँ की परिस्थितियां जो हैं, इसे काल्पनिक नहीं बल्कि एक ठोस वास्तविकता के रूप में बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। और इस वजह से जो
जो उसके रिपरकशंस हैं, परिणाम है, वो तो हम देख ही रहे हैं। तो आपका क्या इस बारे में ओपिनियन है? ये वास्तव में इमेजिन्ड कम्युनिटीज हैं या वास्तविक कम्युनिटीज हैं? ये इमेजिन्ड कम्युनिटीज जो है, जो जैसा उन्होंने भी कहा कि इसके लिए जो शासक वर्ग है वो कुछ टूल्स डेवलप करता है जी। टूल्स ऐसे डेवलप करता है कि जो काल्पनिक, जो कहना चाहिए, जो काल्पनिकता है ना, वो धीरे धीरे जन सामान्य के दिमाग में वह एक वास्तविकता के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और ठोस वास्तविकता आप उसे टच से मस नहीं कर सकते। तो इमेजिन कम्युनिटीज में यही कहा गया है कि दरअसल धीरे धीरे वह एक पूरे समुदाय की, और बहुत ही प्रबुद्ध, पढ़े लिखे, शिक्षित समुदाय जो संपन्न होते हैं हर तरह के साधन, उनके दिमाग में वही वास्तविकता हो जाती है। तो यह होती तो काल्पनिक है, लेकिन इसको विभिन्न प्रकार के आप ये कह सकते हैं कि कूटनीतिक और राजनयिक टूल्स के सहारे इस तरीके से वास्तविकता में परिणित कर दिया जाता है। कंडीशनिंग एक तरह से हो जाती है उसमें, जैसे कि देश प्रेम की भावना और इस तरीके की चीज, लंबा समय लगता है, पर धीरे धीरे ये किया जाता है। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया अनुराधा जी, ये किताब इंटरेस्टिंग है, कभी मौका मिला तो जरूर पढ़ी जाएगी। स्वागत है आपका, आप कविता पाठ के लिए आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद। आप जिंदगी जिंदाबाद के बारे में पूछ रहे थे, वो टीवी श्रृंखला नहीं थी, एक अच्छा। हिमाचल प्रदेश की एनजीओ है जो कि HIV के मरीजों की निशुल्क सहायता करती है। सरकार से उनको मिलती होगी सब्सिडी, वो ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ उन्हीं स्वयंसेवकों को काम पे रखा हुआ है जो स्वयं HIV पीड़ित है। अच्छा। एक तरह से उनकी मदद करने के लिए मैंने उनके सारे स्वयंसेवकों के साक्षात्कार लिए और उनकी कहानी लिखी, नाम बदलकर, जो उनकी शायद मुझे लगता है कि सरकारी ग्रांट वगैरह लेने में एक तरह से काम आएगी। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया उस समय कि ये फिर एक साहित्यिक चीज में कन्वर्ट हो गई। कभी शायद उसको पुस्तक का आकार देना चाहूंगी, लोगों ने बहुत पढ़ा था उसको उस समय। तो ये है कथा श्रृंखला, यानी प्रकाशित कथा श्रृंखला जैसी चीज थी। कैसे वो लोग धीरे धीरे दवा लेकर और उस लगभग रोग से बाहर ही आ गए, अब वो संक्रामक भी नहीं है। कैसे उन्होंने बिल्कुल मृत्यु के कगार पर खड़े थे, जब आखिरी दिन चल रहे थे, अचानक उन्होंने लड़ना शुरू किया। तो ये बहुत एक उत्साहवर्धक चीज है। जिन्हें मैं कविताएं पढ़ती हूँ अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। मेरा जो पहला संग्रह है, ईश्वर नहीं नींद चाहिए, उसकी शीर्षक कविता से शुरू करती हूँ। औरतों को ईश्वर नहीं, आशिक नहीं, रूखे फीके लोग चाहिए आसपास। औरतों को ईश्वर नहीं, आशिक नहीं, रूखे फीके लोग चाहिए आसपास, जो लेटते ही बत्ती बुझा दें अनायास, चादर ओढ़ ले सर तक, नाक बजाने लगे तुरंत। नजदीक मत जाना बसों, ट्रामों और कुर्सियों में बैठी औरतों के, उन्हें तुम्हारी नहीं नींद की जरूरत है। उनकी नींद टूट गई है सृष्टि के आरंभ से, कंदराओं और अट्टालिकाओं में जाग रही हैं वे, कि उनकी आंख लगते ही पुरुष शिकार न हो जाएं। बनेले पशुओं, इंसानी घातों के जूझती रही वे, यौवन में नींद, बुढ़ापे में अनिद्रा से। नींद ही वह कीमत है, नींद ही वह कीमत है जो उन्होंने प्रेम, परिणय, संतति कुछ भी पाने के एवज में चुकाई। होने दो उन्हें पीठ फेर आज की रात, आज रात भर दुलार से पहले आंख भर नींद चाहिए उन्हें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज रात भर दुलार से पहले आंख भर नींद चाहिए उन्हें। बहुत खूब। वेटिंग रूम में सोती स्त्री, ये दूसरी कविता है। हरे मखमली पत्तों पर सहेजा चंपा का शीलवान फूल नहीं, हरे मखमली पत्तों पर सहेजा चंपा का शीलवान फूल नहीं। अज्ञात रेगिस्तान में जहां तहां भटकता खुद मुख्तार,
रेत का बगुला है रेलवे के प्रतीक्षालय में बेसुध सो रही औरत, मानो अगली किसी ट्रेन का टिकट उसके बस्ते में नहीं और इस शहर में कहीं जाना नहीं उसे, मानो किसी घर में उसके दूर देश से लौट आने की प्रतीक्षा नहीं हो रही। करवटें नहीं बदल रहा कोई प्रेयस कहीं उदास सफेद सिलवटों पर, मानो चूल्हे पर खदबदाती दाल कहीं विकल नहीं कि कोई आए चमचा ही घुमा जाए। नहीं है किसी दफ्तर के बेचैन आंकड़ों को उसके एक सही का इंतजार। ऐसे सो रही है वह निश्चिंत, ऐसे सो रही है वह निश्चिंत। सूरज भी चढ़ आया है आज इस तेजी से कि आसपास बैठी औरतें दिन चढ़े तक सोती इस औरत के चाल चलन को लेकर हलकान होने लगी हैं कि ऐसे तो यह किसी रात प्रेम भी कर लेगी घर से बाहर। कैसी औरत है, इसे अपने थान पर पहुंचने की जल्दी नहीं, इसका कोई खूंटा है भी या नहीं। बिना नाथ पगहा सोती है क्या कोई औरत ऐसे चित्त ठीक पृथ्वी की छाती पर। रेलवे वेटिंग रूम में सोती हुई अकेली स्त्री जवाबदेह नहीं चाय की असमय पुकार की। वह औरतों के अकारण रात भर घर से बाहर रह सकने की अपील पर पहला हस्ताक्षर है। बहुत अच्छा। वाह, बहुत खूब। मेरी अगली कविता का नाम प्रशांत जी जब कब समय खत्म होने लगे तो पहले से कह दीजिएगा। जी बिल्कुल, वी आर हाफ वे। चलिए समय है अभी। जी, अगली कविता है भी। मेरे हिस्से उनका विनोद था, गजब सेंस ऑफ ह्यूमर, ऐसे ऐसे चुटकुले कि कोई हंसता हंसता दोहरा हो जाए। मेरे हिस्से उनका विनोद था, गजब सेंस ऑफ ह्यूमर, ऐसे ऐसे चुटकुले कि कोई हंसता हंसता दोहरा हो जाए। लेकिन मैं नहीं हंसी, मुस्कुराई भर, मुझे अपने लिखे पर बात करनी थी। लेकिन मैं नहीं हंसी, मुस्कुराई भर, मुझे अपने लिखे पर बात करनी थी। मेरे पास मीठा गला था, स्त्रियोचित लोच और शास्त्रीय संगीत की समझ। मंद्र सप्तक में भी कहती रही, मैं भी कवि हूँ, गाने पर नहीं कविताओं पर बात करते हैं। मेरे पास था उज्जवल ललाट, छोटी सी यूरोपीय खड़ी नाक और खिंची पूर्वी आंखें, और तो और मेरे चिबुक का स्याह तिल पहुंचने ही नहीं देता था उन्हें मेरी कविताओं तक। फिर मैंने कहा, आप सदियों से मेरे चमकदार खोल की प्रशस्ति कर रहे हैं, जबकि लिखते लिखते मेरी आत्मा नीली काली हो गई है। दया कर एक बार उसे भी पढ़ लीजिए। आपने सही कहा, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, चित्रकारी उम्दा करती हूँ, बागवानी प्रिय है, नौकरी में कर्मठ कही जाती हूँ। वात्स्यायन की माने तो केली और मैत्री के लिए सर्वथा उपयुक्त। किंतु आपके सामने बैठी हूं मैं, सिर से पैर तक एक कवि ही बस। किंतु आपके सामने बैठी हूं मैं, सिर से पैर तक एक कवि ही बस। आइए मेरी भी कविताओं पर बात करें। वाह, बहुत गहरा अर्थ लिए हुए कविता। धन्यवाद। एक प्रेम कविता है इसके बाद। तुमने मांगा है जो फूल, मैंने तुम्हें गूलर के गाछ की फोटो भेजी। मैंने तुम्हें गूलर के गाछ की फोटो भेजी, तुमने कहा एक इसके फूल की भी भेजो। मैंने तुम्हें गूलर के गाछ की फोटो भेजी, तुमने कहा एक इसके फूल की भी भेजो। चाहती तो थी कि जीवन के इस घमासान में तुमसे अपनी याद का एक कातर क्षण ढूंढने को कहूं। चाहती तो थी कि जीवन के इस घमासान में तुमसे अपनी याद का एक कातर क्षण ढूंढने को कहूं, किंतु पहर भर ढूंढती रही हर पत्ती फल के पीछे वह फूल जो तुमने मांगा था।
शाम हो चली है प्रिय, न हो तो एक बार, न हो तो एक बार मुझसे मेरी आत्मा भी मांग देखो। मांग लो साधारण ही पर सचमुच का कोई पुष्प, या उससे भी साधारण यह हृदय मांग लो। क्या बात। तुमने पहली बार कुछ मांगा है। मैं जीवन भर इस कीटग्रस्त पुष्पहीन वृक्ष को ताकती खड़े रह सकती हूँ। प्रेम में मौन को सहमति मान ढांढस रखा है मैंने, किंतु जानती हूँ भूलर पर फूल नहीं खिलते। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। धन्यवाद। मटर का कीड़ा। मटर की बंद फली उस 1/3 इंच के हरे कीड़े की पूरी दुनिया है। मटर की बंद फली उस 1/3 इंच के हरे कीड़े की पूरी दुनिया है। 5 दाने हैं अकूत संपदा जीवन के लिए। 10 रुपए पाओ तुम्हारे और दुकानदार के बीच का विनिमय है। मटर के कीड़े का अनुबंध तो ईश्वर से है, जिसने दाने के गर्भ में आरोपित किया है उसे। तुम्हारे फली खोलते ही उसे मजबूरन शामिल होना पड़ा है तुम्हारे विपणन संसार में। तुम्हारे फली खोलते ही उसे मजबूरन शामिल होना पड़ा है तुम्हारे विपणन संसार में, वरना फली में वह अपनी दुनिया का बाहक बाशिंदा था। उसकी औकात एक कीड़े से कहीं अधिक थी। बहुत खूब। कविता है, छोटी छोटी कविता है सब। ढकने का काम। ईश्वर ने समंदर को लहरों से ढका। ईश्वर ने समंदर को लहरों से ढका, पृथ्वी को आकाश से, रात को नींद से, और अंत में हर दिखाई देती चीज को हवा से ढक दिया। वाह वाह वाह। बहुत खूब। ईश्वर ने समंदर को लहरों से ढका, पृथ्वी को आकाश से, रात को नींद से, और अंत में हर दिखाई देती चीज को हवा से ढक दिया। स्त्री ने भूख को रोटी से और वासना को प्रेम से ढका। वाह, बहुत खूब। अपने प्रेम को विवाह से ढकने के बाद वह धूप ओढ़कर एक बच्चे को दूध पिलाने लगी। फिर अपने प्रेम को विवाह से ढकने के बाद वह धूप ओढ़कर एक बच्चे को दूध पिलाने लगी। पुरुष ने दुनिया से लौटकर देखा कि स्त्री की आंखें अनावृत थी। वह निराश हुआ और उसने ईश्वर के पृथ्वी, आकाश, समंदर और रात को एक घर से ढक दिया। क्या बात। वाह, वाह, बहुत खूब। वह निराश हुआ और उसने ईश्वर के पृथ्वी, आकाश, समंदर और रात को एक घर से ढक दिया। फिर उसने स्त्री के वक्ष को कंचुकी से ढकने से पहले उसके होने को अपने होने से ढक दिया। बहुत सुंदर। क्या सोचती होगी धरती, मैंने कबूतरों से सब कुछ छीन लिया। मुंबई में मैं एक बार 58वें माले पे भी रहती थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा, ये कविता का ही एक अंश तो नहीं है, कि दूर से चीजों की गति समाप्त हो जाती है। समुद्र दिखता है, लहरें आती हुई नहीं दिखती हैं। वहां पे मुंबई में रहने का एक अलग ही क्या कहते हैं अनुभव है। क्या सोचती होगी धरती, ये कविता का नाम है। मैंने कबूतरों से सब कुछ छीन लिया, उनका जंगल, उनके पेड़, उनके घोंसले, उनके वंशज, यह आसमान जहां खड़ी होकर आंचती हूँ आंख, टाकती हूँ आकाश कुसुम बालों में, तोलती हूँ अपने पंख, यह 15वां माला मेरा नहीं उनका था। यह 15वां माला मेरा नहीं उनका था, फिर भी रखने नहीं देती बालकनी में उन्हें अंडे।
मैंने बाघों से शौर्य छीना पुरुषार्थ, लूट ली वह नदी जहां घात लगाते थे वे तृष्णा पर, तब पीते थे कलेजे तक पानी। उन्हें नरभक्षी कहा और भूसा भर दिया उनकी खाल में। उन्हें नरभक्षी कहा और भूसा भर दिया उनकी खाल में। क्या कहते हैं वे मुझे अपनी बाघ भाषा में? धरती से सब छीनकर मैंने तुम्हें दे दिया, कबूतर के वात्सल्य से अधिक दुलराया, बाघ के अस्तित्व से अधिक संरक्षित किया। प्रेम के इस बेतरतीब जंगल को सींचने के लिए चुराई हुई नदी बांध रखी अपनी आंखों में, फिर भी नहीं बचा पाई कुछ कभी हमारे बीच। क्या सोचती होगी धरती औरत के व्यर्थ गए अपराधों के बारे में? क्या सोचती होगी धरती औरत के व्यर्थ गए अपराधों के बारे में? बहुत खूब। कविता है, आप बता दीजिएगा मुझे, मैं आपके बार बार इशारे के लिए आपकी तरफ देखती हूँ। नहीं, मैं एक छोटी सी 1-1.5 मिनट की हो तो एक सुना अंतिम कविता सुनाती हूँ अंतिम आहुति जी। लिखने से क्या होगा? मुझे लगता था कि चिड़ियों के बारे में पढ़कर क्या होगा, उन्हें बनाए रखने के लिए मारना बंद कर देना चाहिए। उन्हें बनाए रखने के लिए मारना बंद कर देना चाहिए। कारखानों में चिमनियां, पटाखों में बारूद, बंदूक में नली, या कम से कम इंसान के हाथों में उंगलियां नहीं होनी चाहिए। आसमान में आग नहीं, चिड़िया होनी चाहिए। वनस्पति शास्त्र की किताब में अकेशिया पढ़ते हुए लगा कि इसे पढ़ना नहीं, बचा लेना चाहिए। आर्यों में दांत थे, दिमाग नहीं। आर्यों में दांत थे, दिमाग नहीं। हमारे हाथों में अब भी उंगलियां थी, जबकि आसमान में चिड़िया होने के लिए मिट्टी में बदस्तूर पेड़ का होना जरूरी था। वाह वाह, बहुत बढ़िया। फिर देखा मैंने, स्त्री बची रहे, प्रेम बचा रहे, इसके लिए कलम का, भाषा का खत्म होना जरूरी है। हर हत्या हमारी उंगलियों पर आ ठहरी। जिन्होंने प्रेम और स्त्री पर बहुत लिखा, दरअसल उन्होंने ही नहीं किया प्रेम किसी स्त्री से। वाह वाह, बहुत ही प्रभावी कविताएं रही अनुराधा जी आपकी। अलग अलग पक्षों को आपने छुआ है और व्यंजना से भरपूर। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी आपका इस सुंदर कविता पाठ के लिए। धन्यवाद। मैं इससे पहले कि आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और ये लिखावट जैसे सम्मानित मंच पे आपका और मिथिलेश जी का बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर और कविताएं पढ़ने का अवसर दिलाया। अब आप इस परिवार के सदस्य हैं, अनुराधा जी, संध्या जी, सभी, और हम लोग आगे बढ़ेंगे साथ साथ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आज मयंक जी अपना वक्तव्य देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आदरणीय श्री जवाहरलाल जलद जी को बुलाता हूं कि 2 मिनट कुछ कमेंट करें आज के इस कविता पाठ पर। आप एक प्रखर कवि और आलोचक हैं, जलद जी। आदरणीय मिथिलेश श्रीवास्तव जी, लिखावट के नाम से 3 दशकों से अधिक समय से लेखन को, साहित्य की धारा को अविरल गति से प्रवाहमान बनाए हुए हैं। 1989 से शुरुआत होती है इसकी। रघुवीर सहाय जैसे, मंगलेश डबराल जैसे पुरोधा साहित्य के, जिन्होंने इस नाव को खेने का काम किया है। और आज ये बहुत सुखद है कि अकेले होते हुए वो दोनों महाव्यक्तित्व तिरोहित हो गए हैं।
और अकेले मिथिलेश जी मैं देखकर बहुत ही अभिभूत हूँ कि वे इस संस्था को पूरे देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रहकर, विदेशों तक में भी रहकर, अमेरिका तक से भी जब वो रहे और इस संस्था को वहाँ से भी गतिमान बनाए हुए हैं, जिनमें वहाँ से कविता पाठ हमसे भी कराया उन्होंने। और ये दुर्लभ संस्था है। मिथिलेश जी हमेशा अपनी सांसों को जिंदा बनाए रखें और जिससे ये कार्य बेहतरी के साथ चलता रहे। आज इस कार्यक्रम को जो इसलिए मैं अधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ कि कविता मुंबई की 9वीं कड़ी है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि ये इतना बड़ा महानगर, बम्बई तो अंतर्राष्ट्रीय महानगर माना जाता है, और वहाँ पर रचना धर्मिता की धारा को कितनी तेजी के साथ बहाया जा रहा है। प्रशांत जैन जी जो इस कार्यक्रम को मॉडरेट कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, निश्चित रूप से वे भी मेरे लिए आभार और धन्यवाद के पात्र हैं, जो लंबे समय से मुंबई में रह करके और कविता की संरचना को, की सघनता को बराबर बना रहे हैं, और कविता मुंबई में एक स्थिति को ऐसा पैदा कर रहे हैं कि मुंबई के बहुत महत्वपूर्ण पात्र जो कविता के हैं वे हमारे सामने से गुजर रहे हैं। आज जिन कविताओं के पात्रों को उन्होंने सम्मिलित किया, संध्या यादव जी और अनुराधा जी, जिन्होंने कविताओं से मैं निश्चित रूप से बहुत डूब करके सुनता हूँ, लिखता ही नहीं हूँ बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ उनको सुनता हूँ। संध्या जी से शुरुआत हुई, आलिंगन की कविता से उन्होंने अपनी शुरुआत की। सुनाई आवाज दे रही है ना? आवाज आ रही है? आ रही सर। संध्या जी ने आलिंगन कविता से निश्चित रूप से जहां से शुरुआत की, जीवन का सबसे बड़ा सार अंश आलिंगन शब्द में छिपा हुआ है कि हमें आलिंगन करने के पहले किन स्थितियों को सोचना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, कितनी मजबूती के साथ गहराई से जा करके आलिंगन शब्द को ग्रहण करने के पहले, आलिंगन की क्रिया को करने के पहले हमें कौन कौन सी बातों को सोचना चाहिए। और अगर उन बातों को हम न सोच पाए तो सारांश ये है कि फिर उस आलिंगन की कोई अर्थवत्ता नहीं रह जाती, निरर्थकता सामने आ जाती है। इसलिए ऐसे आलिंगन का कोई अर्थ नहीं रह जाता, ऐसा आलिंगन नहीं किया जाना चाहिए। अगर उन सोचे हुए विषयों को उसमें अंतर्निहित नहीं करते, उसमें समाहित नहीं करते, उस आलिंगन की सार्थकता को जीवंतता प्रदान नहीं करते, तो फिर आलिंगन का कोई मतलब नहीं रह जाता। चिनिया के पापा, अंतिम इच्छा जैसे कविताओं को अंतिम इच्छा कितनी बड़ी बात गहराई से सोचने की जरूरत है कि इतनी कम उम्र में संध्या जी ने जीवन की संध्या की बात कर दी और उन्होंने ये इच्छा जाहिर की, ये पहले से ही ये सोच बन जाए तो वो कवि की कविता की सार्थकता तय हो जाती है। अंतिम इच्छा, जब मैं मर जाऊं मेरी कब्र पर कुछ किताबें रख देना। निश्चित रूप से मेरे एक कवि है कृष्ण मुरारी पहाड़िया, केन नदी बांदा से बहती है। केदारनाथ अग्रवाल को केन नदी कविता बहुत प्रिय थी और कृष्ण मुरारी पहाड़िया उनके शिष्य मंडली में रहे। वो लिखते हैं कि मेरे फूल केन को देना, गंगा से मेरा क्या नाता। कविता पूरी नहीं, केवल संकेत में है और उसी परिदृश्य में, उसी परिवेश में, उसी संचेतना में, उसी अर्थवत्ता को उजागर करती हुई संध्या जी की ये कविता मुझे निश्चित रूप से हृदय में अपना स्थान बनाने में कामयाब हुई है कि मैं जब मर जाऊं तो मेरे कब्र पर किताबें रख देना। ये बताइए, इससे बढ़िया कविता
या इससे बड़ी है चिंतन या सोच या कविता की सार्थकता को पल्लवित करने का चिंतन उभारना, ये एक सफल चेता का, सफल कवि का कार्य है। मैं इसके अतिरिक्त और बहुत कविताएं उनकी, मेरे हिस्से का उजाला, मेरे अंदर नदी बहती है, और छोटी छोटी कविताएं भले हों लेकिन उनका अर्थ बहुत है कि नदी बहती है लेकिन बरसात में सूख जाती है। ये बहुत बड़ा संदेश देती है कविता। अनुराधा जी, इसी कड़ी में अनुराधा जी, औरतों को ईश्वर नहीं, नींद 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 सबसे जरूरी है। और ये नींद पहले बचपन से लेकर अंतिम चरण तक जाती है, और अंतिम नींद इसीलिए सबसे ज्यादा अंतिम नींद की बात की जाती है क्योंकि ईश्वर तो बाद की बात है। अगर जीवन में हमें चैन न मिला, हमें सचमुच में नींद की पराकाष्ठा नहीं प्राप्त हुई, हम सुखद नींद से नींद तो तभी आती है जब हम हर तरह से अपने जीवन की सार्थकता से तैयार होकर के, लैस होकर के जीवन जी रहे होते हैं, तभी हमें नींद आती है। और नींद नहीं आती तो ईश्वरत्व के होते हुए भी उस जीवन की अर्थवत्ता नहीं साबित हो पाती है। ऐसी कविताओं को, तुमने मांगा है एक फूल, मटर की कली, कई कविताएं, उन्होंने 7-8 कविताएं लिखने से क्या होता है, क्या सोचती होगी धरती। अब क्या सोचती होगी धरती, इस सेंटेंस में ही, इस वाक्य में ही कविता की अर्थवत्ता बहुत मजबूती के साथ झांकने लगती है। इसका अधिक विश्लेषण करना इसलिए कि समय को भी देखने की जरूरत होती है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज आदरणीय प्रशांत जैन जी जो प्रखर कवि और आलोचक हैं, उन्होंने अपने संचालन के दायित्व का निर्वाह करते हुए जो कविताओं की और इन पात्रों की जो आज कविता के मंच पर कविता पाठ किया, उनकी पूरी सार्थकता को उजागर करने के लिए जो उन्हें बुलाया और हम लोगों की दृष्टि से गुजरी, मैं दोनों कवित्रियों को अपने हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और शुभाशीष देता हूँ कि ये कविताओं को जिंदा रखने के लिए और इनको निश्चित रूप से पूरी दुनिया में इनके संदेश को जानने के लिए मैं उनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और इस भाव के साथ कि भाव की ज्योति हर हाल जलती रहे, ये उनको सौंपता हूं। ये पंक्तियां अनुराधा जी को और संध्या जी को, इसलिए कि दोनों की कविताएं मुझे खूब भाई हैं, बहुत अच्छी लगी हैं। और ये भी बहुत अच्छा लगा कि बंबई की नवीं कड़ी बड़ी सफलता को वर्ण किया, और इसी तरह से कविता बंबई की कड़ियों को बढ़ाती रहे और हम लोग सुनने का सौभाग्य हमें मिलता रहे। भाव की ज्योति हर हाल जलती रहे, अर्थ की मंजरी मंजू फलती रहे, शब्द के साधको यत्न ऐसा करो, सर्जना की सदा साथ चलती रहे। कविता को जिंदा रखने के लिए, कविता की धारा को प्रवाहमान बनाए रखने के लिए भगीरथ की तरह हमें सत्य और निष्ठा के साथ कविता की साधना करने की जरूरत है। आज यह कार्यक्रम मेरे हिसाब से सफलतम रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी कविताएं सुनने को मिली, और मैं पुनः अपने बहुत ही अंतरंग और आदरणीय मिथिलेश जी को हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा कि वह किसी भी तरह से इस कविता के अभियान को जारी रखें। जहां भी वो ऐसा महसूस करें, मैं अपनी उपस्थिति जरूर देता रहूंगा। और बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए प्रशांत जी को, मिथिलेश जी को, संध्या जी को, अनुराधा जी को और उपस्थित सभी अपने श्रोताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस अच्छे कार्यक्रम को एक गुलदस्ता की तरह पेश किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार आदरणीय जवाहरलाल जलद जी इस सारगर्भित समीक्षा के लिए। अब मैं आदरणीय हृदयेश मयंक सर को आमंत्रित करूंगा, कार्यक्रम उनके सानिध्य में हो रहा है, तो अपना एक छोटा सा वक्तव्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। दरअसल में इतनी खूबसूरत और इतनी संवेदना वाली कविताओं को सुन के तुरंत कुछ कह पाना तो बड़ा कठिन है। मुंबई के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि खारे समुद्र से
घिरा हुआ शहर है, लेकिन मैं ऐसा मानता रहा हूँ कि ये शहर सिर्फ खारे जल के समुद्र से नहीं घिरा है। यहाँ मीठे जल का एक अद्भुत मीठे जल का स्रोत कविताओं की शक्ल में विराजमान है। आज की दोनों कवित्रियाँ हमारे शहर की शान हैं। अब मुंबई क्या, देश का जो हिंदी समकालीन कविता का परिदृश्य है, दोनों ने अपने स्थान बनाए हैं उनमें, और इनकी कविताओं ने हमेशा हमें प्रभावित किया है। मैं पढ़ता रहता हूँ, फॉलो करता हूँ, संध्या को भी लगातार पढ़ता हूँ। अनुराधा जी मेरी प्रिय कवित्री हैं, इनकी पुस्तकें भी मैंने पढ़ी हैं। दोनों के पास कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि इतनी संवेदनाएं इनके पास आती कहाँ से हैं। स्त्रियां कम थी समकालीन हिंदी कविता में, लेकिन आज के परिदृश्य में तो सबसे सुंदर और बेहतरीन जो लिख रही हैं और कर रही हैं वो स्त्रियों में से ही हैं। उनमें अनुराधा और संध्या दोनों हैं। संध्या को मैं फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पर। अक्सर एक प्रोफेसर उत्तम कामले, मराठी के अच्छे पोएट और इससे जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ इस मंच पर। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इतनी खूबसूरत कविताओं में इतनी दुनिया भर की संवेदनाएं कहाँ से ले आती हैं। संध्या को पढ़ते सुनते हुए मुझे लगता है इतनी कम उम्र में इस तरह की बातें वो करती है लड़की, मुझे आश्चर्य होता है। चिनिया के पापा संग्रह जब आया था, मुझे पढ़ने का और चिंतन दिशा में उसकी समीक्षा छापने का सौभाग्य मिला था। मुझे अच्छा लगा कि एक मुंबई का मान बढ़ाने वाली दोनों कवित्रियां आज लिखावट के मंच पर हैं। दोनों का मैं अभिनंदन करता हूँ, दोनों का स्वागत करता हूँ। और कविता के फलक पर मुझे पूरा भरोसा है कि जिस क्रम में और जिस गति से दोनों अपना मुकाम बना रही हैं, मुझे लगता है कि मुंबई का मान बढ़ाएंगी ये कवित्रियाँ दोनों। और आज चूंकि जलद जी ने इनकी कविताओं पर काफ़ी लंबा व्याख्यान दिया, समय की सीमा मुझे पता है, तो मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं। कुल 16-17 कविताएं पढ़ी गई। सारी की सारी कविताएं बहुत उल्लेखनीय और बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविताएं थी, संवेदनाओं से भरी हुई। कविता में एक अक्सर प्रशांत जी से बात होती रहती है और वो कहते भी हैं कि जब हम बहुत संवेदना की बात करते हैं, क्योंकि बिना संवेदना के तो कोई कविता की कल्पना कर नहीं सकता। केवल जीवन जगत और कथ्य ही कविता तो होती नहीं है, प्रमुख स्वर उसका वो है। और स्त्रियों से ज्यादा संवेदना किसके पास हो सकती है। मैं यहाँ मुंबई में काम करता रहा हूँ, दफ्तरों में कामकाजी महिलाओं को मैं अक्सर देखता रहता था कि दफ्तर में मौका मिलते ही सब्जियां काट लेती थी, ट्रेन पकड़ने की जल्दी। उनके कल्पना में ये बात हमेशा रहती थी कि जब वो सोई रहे तभी कोई लाल परी उतरे आसमान से और बच्चों के टिफिन का सामान भर जाए। ये उनकी कल्पना और उनकी संवेदना है, उनकी सोच और उनकी जो भागने दौड़ने की जिंदगी है। काम करते हुए अपना जीवन परिवार संभालते हुए कविता के फलक पर इन्होंने अपना स्थान बनाया और इतनी खूबसूरत कविताएं कही, ये बहुत स्वागत योग्य है। और मैं ऐसा मानता रहा हूँ कि मुंबई में जो लोग इन दिनों बहुत गति से और बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, उनमें दोनों कवित्रियां हैं हमारी। दोनों का मैं स्वागत करता हूँ। आज अगर हमारे मित्र नीले उपाध्याय भी होते, अक्सर नीले को हम लोग सुनते रहे हैं, हम लोग के मित्र रहे हैं नीले, लेकिन आज सही यहाँ नहीं है, वो बक्सर में है और गंगा के किनारे एक दूसरे अभियान में लगे हैं। एक अच्छा सा उन्होंने बनाया। मैंने पिछले 2 कड़ियों में तो उनका सुना हो, 2 जगहों पर उनका सुना हो, क्या बोलते हैं, व्याख्यान महाभारत पर, उस पर व्याख्यान दे रहे हैं, तो वो भी अच्छा लगता है मुझे। तो मैं बधाई देता हूँ। और आज बहुत कोई लंबा वक्तव्य नहीं दूंगा, लेकिन मुझे मेरी प्रिय कवित्रियों में से दोनों हैं। दोनों ने खूबसूरत कविताएं सुनी। लिखावट के मंच का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, मिथिलेश जी का, प्रशांत जी का, जलद जी का। और एक क्रम बना रहे। मैं मानता हूँ कि मुंबई में और भी कवि हैं जो अपनी कविताएं पढ़ेंगे। अभी 3-4 कड़ियाँ तो प्रशांत जी चला सकते हैं। मैं मुझे जोड़ते रहने का, क्योंकि मैं इन दिनों बीमार हूँ तो घर में बैठा हूँ, और मेरे लिए कविता से बढ़िया कोई दूसरा साधन नहीं है अपने को जीवित रखने का। तो मैं अक्सर हर बार आपसे जुड़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और सुनते हुए बहुत बेहद अच्छा लगता है। बहुत बहुत आभार आपका प्रशांत जी, मिथिलेश जी का। अब दोनों का अभिनंदन एक बार फिर से, अनुराधा जी का भी और संध्या जी का भी बहुत बहुत बधाई। आप दोनों बधाई। बहुत बहुत आभार मयंक सर। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। इससे पहले कि मैं
मिथिलेश श्रीवास्तव जी को बुलाऊं समाहार के लिए, मैं अपनी तरफ से दोनों कवयित्रियों का आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय मयंक जी और जलज जी का के प्रति भी आभारी हूं कि वो यहाँ आए और अपना योगदान किया। और एक सरिता जी आज जुड़ी हैं इस बीच में, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया। आपका स्वागत है सरिता जी। और उत्तम जी और रमेश जी जो आज शामिल रहे, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान किया। आदरणीय